जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बीजी पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट का सीरीज है और इस सीरीज में हम लोगों को जो कवर करना है वह इतने टॉपिक आज को कवर करना है। तो आज का टॉपिक क्या है वो चीज आप लोग देखें। अगर किसी को ऑडियो नहीं आ रहा तो एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके पुनः कनेक्ट करें, आपको चीजें सब क्लियर दिखने लगेंगी। तो आज के क्लास में हम लोगों को मेन रूप से जो कवर करना है वो कवर करना है इनवॉइसिंग रूल्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में इनवॉइसिंग रूल्स ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस हमको इशू करना है और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि परचेज इनवॉइस की एंट्री में जीएसटी एग्जेम्प्ट का इस्तेमाल कब करना है, क्योंकि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमको चलना रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मेजर रूप से हमें ये दो टॉपिक हैं, एक तो इनवॉइसिंग रूल ऑफ जीएसटी है और एक परचेज की एंट्री में एलजीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये दो चीजें कवर करेंगे। तो चलिए क्लास में इंटर करने से पहले कुछ चीजों के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जीएसटी के नियम के अनुसार दो टाइप के इनवॉइस इशू किए जा सकते हैं। पहला इनवॉइस है टैक्स इनवॉइस और दूसरा इनवॉइस है बिल ऑफ सप्लाई। जीएसटी का जो नियम है वहां पर सिर्फ दो इनवॉइस है, कैश मेमो, चालान, बाकी इनवॉइस तो आप भूल जाइए। जीएसटी का नियम कहता है कि आप दो प्रकार के इनवॉइस इशू कर सकते हैं। फर्स्ट टैक्स इनवॉइस, सेकंड बिल ऑफ सप्लाई। इसके अलावा जीएसटी में कोई तीसरा इनवॉइस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं से कुछ परचेज कर रहे हैं, आपको कैश मेमो मिल रहा है या डिलीवरी चालान मिल रहा है, तो आप उसको इनवॉइस कंसीडर मत करिए। वह गुड्स की डिलीवरी का कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वह आपका इनवॉइस नहीं। इनवॉइस सिर्फ दो हो सकते हैं, एक तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं पहचानूंगा कैसे कि टैक्स इनवॉइस कौन सा है और बिल ऑफ सप्लाई क्या है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देखें तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि टैक्स इनवॉइस क्या है और बिल ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, पुराने इनवॉइसेज आपको दिखा रहा है, उस इनवॉइसेज को कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टैक्स इनवॉइस क्या है और बिल ऑफ सप्लाई क्या है। स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए परचेज इनवॉइस में ये कल की इनवॉइस है जो टैक्स इंक्लूसिव था। किसी एक इनवॉइस को उठा के देख लें आप, सारी इनवॉइस में ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी टैक्स इनवॉइस। ये दिखा सबको? सबसे ऊपर मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहां पर आपको दिखेगा टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? अभी मैं एक इनवॉइस और आपको दिखा रहा हूं और उस इनवॉइस में आप देखेंगे तो आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखा मिलेगा। फिर हमको उन दोनों का डिफरेंस समझना है कि ये बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में डिफरेंस क्या है। ये इनवॉइस देखें, इस इनवॉइस में बिल ऑफ सप्लाई क्या है। दोनों फर्म एक ही है, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, लेकिन एक ही फर्म दो प्रकार की इनवॉइस इशू कर सकती है। यह जीएसटी के नियम में शामिल है। चलिए आइए थोड़ा नियम पर गौर फरमाते हैं कि किस केस में हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और किस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। तो सबसे पहले आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि हम जीएसटी में जो डीलर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डीलर? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। दो प्रकार के डीलर हमारे जीएसटी में होते हैं, एक रेगुलर डीलर और एक कंपोजिशन डीलर। तो बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको पीडीएफ की फाइल दिखा रहा हूं, वहां पे एक टेबल के थ्रू हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कब हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और कब हमको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। तो हम बात कर रहे थे डीलर की। डीलर हमारे पास दो हैं, एक तो है रेगुलर डीलर और दूसरा है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर क्या है? गवर्नमेंट ने दो स्कीम बना रखी है डीलर के रजिस्ट्रेशन के लिए। जिन डीलर का बिजनेस छोटा है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस कम है,
उनके लिए एक समाधान योजना बनाया, इसको कंपोजिशन डीलर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आ गए हैं चित्र में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको समझा सकूं कि कब आपको कौन सा इनवॉइस इशू करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारे डीलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलर डीलर, दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर कौन सा इनवॉइस इशू करता है एक अलग वो चीज है, और कंपोजिशन डीलर के लिए एक अलग नियम बनाया गया। ध्यान से समझें, अगर रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा, रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। फिर से सुने, अगर रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर ये टैक्सेबल गुड्स क्या है? गुड्स तो जानते हैं हम लोग, व्यापार में जो वस्तु हम बिक्री के लिए खरीदते हैं वो हमारी गुड्स है, बट ये टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं? तो टैक्सेबल शब्द को थोड़ा सा अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपको दो चीजें मिलेगा, एक तो टैक्स और दूसरा एबल, यानी जिस गुड्स पर टैक्स लागू है वह गुड्स हमारा टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। ऐसा गुड्स जिस पर टैक्स लागू है वह हमारा टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं ये अपना स्मार्टफोन, मैं आपको ये दिखा रहा हूं अपना ये स्मार्टफोन, ठीक है। तो इस स्मार्टफोन पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम 18% टैक्स लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? यह एक टैक्सेबल गुड्स हो गया। आ रहे हो समझ? जिस गुड्स पर टैक्स निर्धारित है, जैसे मैंने अभी केस देखा था सीमेंट, 28% टैक्स था, टैक्सेबल गुड्स। हमने देखा था सरिया, 18% टैक्स था, टैक्सेबल गुड्स है। ये माउस है, ठीक, इस पर 18% जीएसटी लागू होता है, तो क्या है ये भी एक प्रकार का टैक्सेबल गुड्स है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं जिस पर गुड्स लागू नहीं होता है, वह चीज क्या है? वो चीज देखें आप, जैसे कि ये एज्यूम करिए कि अगर ये बुक है तो इस बुक पर भी टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया गया है, तो ऐसे गुड्स हमारे कहलाते हैं एग्जेम्प्ट। ऐसे गुड्स हमारे एग्जेम्प्ट, यानी जिन गुड्स पर हमारा टैक्स लागू होता है वो हमारे टैक्सेबल गुड्स हैं, और ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू नहीं है वो हमारे एग्जेम्प्ट गुड्स। अब समझ में आया टैक्सेबल गुड्स क्या है और एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है? जिस गुड्स पर टैक्स लागू है, 5% हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, 3 हो सकता है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी समझ लें, सोने चांदी के जो भी आइटम आते हैं उस पर 3% टैक्स लगता है, 5%, 12% घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर रखा गया, 18% मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स, और जो 28% बनाया गया है वह कुछ लग्जरीज आइटम और कुछ हैवी आइटम्स के ऊपर है। ठीक है, तो आगे जो जीएसटी की थियरी में भी हम इस चीज को बेटर तरीके से कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप समझें कि डीलर दो प्रकार के हो गए, फर्स्ट रेगुलर डीलर और सेकेंड कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर और सेकेंड कंपोजिशन डीलर। अब रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर के साथ साथ इनवाइस भी दो प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई। जब कहीं भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से राइट होता है थियरी में। फर्स्ट लेवल पे आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, सेकंड लेवल पे प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। अगर इंटरव्यू ही नहीं क्रैक होगा, थियरी का नॉलेज ही नहीं होगा, तो क्या सीखेंगे? तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थियरी का नॉलेज भी होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। चलिए अब क्लास में थोड़ा सा हम लोग और फोकस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। सेम दूसरी चीज, अगर कोई रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई करे तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। कैसे पता चलेगा टैक्स इनवॉइस से बिल ऑफ सप्लाई? बिल के ऊपर लिखा रहेगा। अगर कोई टैक्स कंपोजिशन डीलर है और वह किसी टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड
किसी भी गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो दोनों ही केस में वह बिल आप सप्लाई इशू करेगा। यहां तक चीज क्लियर हो गई। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है, किसको इशू करना है, ये चीज क्लियर हो गई। यह डिपेंड करता है कि डीलर कौन सा है और गुड्स कौन सी सप्लाई कर रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। रेगुलर डीलर है, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। कंपोजिशन डीलर है, एग्जेंटेड गुड्स सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। कंपोजिशन डीलर है, वह अगर टैक्सेबल या एग्जेंटेड कुछ भी सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई, समझ में आ रहा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस स्क्रीन का और इसको अपने कॉपी में एक डायग्राम की तरह, टेबल की तरह बना लें। ये सबसे सेफ और शॉर्ट तरीका है समझाने का कि टैक्स इनवॉइस कब इशू होगी और बिल ऑफ सप्लाई कब। इससे इंटरव्यू पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। रंजीत साहनी का क्वेश्चन, व्हाट इज कोको। अच्छा, कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर क्या है वो चीज मैं आपको थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। रंजीत साहनी पूछ रहे हैं कि सर जो है कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं। देखिए, उसके लिए भी जान लीजिए क्राइटेरिया। तो मैं थोड़ा सा एक और पेज बैक आपको ले चलता हूँ और वहां से मैं आपको बताऊंगा कि डीलर, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर क्या है। चलिए, कंपोजिशन डीलर के बारे में समझ लीजिए। यहाँ से इस पेज का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बेहतर दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर रखा है। तो 200% तो नहीं फिट बैठ रहा है लेकिन 150% पे आपको दिखाई दे रहा हो। आप फोन को अगर थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से इस ऐप में पढ़ाई हो पाएगी। रोटेट करने का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। आप इसको या तो लेफ्ट रोटेट कर लीजिए या तो फिर राइट रोटेट कर लीजिए। ये फोन है ना, इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीजें साफ नहीं दिखेंगी। आप इसको इस तरीके से घुमा लें तो आपको वीडियो जो है सब क्लियर दिखेगा। तो चलिए अब जो है, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन डीलर की। क्वेश्चन ये था कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है वह अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में करा सकते। आज की डेट का जो रूल है वो यही कहता है कि अगर किसी बिजनेस का एनुअल एग्रीड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है तो अपना रजिस्ट्रेशन वह कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखा है, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो चाहें तो रेगुलर स्कीम में आ सकते हैं, गवर्नमेंट उनका स्वागत करती है, लेकिन अगर वो चाहें तो कंपोजिशन स्कीम में भी रह सकते हैं, वह उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए 3 चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि सबसे पहले तो एनुअल एग्रीड टर्नओवर क्या है। टर्नओवर शब्द का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। आप पूरे साल में कितना रुपए का सेल कर रहे हैं, ये आपका एनुअल एग्रीड टर्नओवर। सरल शब्दों में समझें, जैसे एक महीने मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा, दूसरे महीने में 2 लाख का बेचा, इस तरह साल करते 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 मैंने जो है 50 लाख की सेल कर दी। तो ये 50 लाख मेरा क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। अब यहाँ सेल का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों से है। सेल में दोनों चीज कंसीडर होती है, चाहे तो सप्लाई ऑफ गुड्स समझे चाहे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज समझे, दोनों ही केस में ये चीज अप्लीकेबल होता है, दोनों ही केस में चीजें लागू होती है। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि कंपोजिशन डीलर क्या है। ऐसे डीलर जिनका सालाना टर्नओवर, जिनका पूरे साल में जो 1 करोड़ रुपए से कम माल बेचते हैं वह रेगुलर, वह कंपोजिशन डीलर कहलाते हैं। ठीक है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। लेकिन इसके आगे एक चीज और है, ऐसे डीलर अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में भी करा सकते हैं। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया। जीएसटी का जो प्रोसेस है जो बहुत लेंदी हो गया था शुरू में, जब जुलाई 2017 में लागू हुआ था तो बहुत दिक्कत हुई थी बिजनेसमैन को काम करने के लिए, क्योंकि हर बिजनेसमैन की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने काउंटर पे कंप्यूटर लगाए, चलाने के लिए काउंटर रखे, इंटरनेट की व्यवस्था करे, सॉफ्टवेयर खरीदे, ऐसी कैपेसिटी हर बिजनेस के नहीं है। तो गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या था, वो चाहती थी कि जो छोटे बिजनेस हैं वो भी जीएसटी में आसानी से कन्वर्ट हो सके, इसलिए उन्होंने कंपोजिशन स्कीम बनाया, उसको हिंदी बोलते समाधान योजना।
तो ये स्कीम क्या थी, मेन रूप का इसका टारगेट ये था कि जीएसटी के प्रोसेस को इजिली स्मूथ बनाया जाए, आसानी से किया जाए। तो ऐसे डीलर अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में भी करा सकते हैं। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान करने के लिए बनाया गया था। अब इसका नियम समझ लें, इसमें क्या क्या नियम लागू होकर। सबसे फर्स्ट, ऐसे डीलर को अपना टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज यानी करंट रेट 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना होता है। फर्स्ट चीज, अगर आपने पूरे महीने में 100 रुपए का माल बेचा, तो बहुत सीधा सा तरीका है, 100 रुपए का 1% कितना होता है, 1 रुपए। 1 रुपए उठा के गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है, बोले कि हे गवर्नमेंट देता, हमने इस महीने में 100 रुपए का माल बेचा है, 1 रुपए टैक्स रख लो अपना। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। अगर मैंने 1000 का सेल किया तो कितना रुपए देंगे, 10 रुपए। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 10,000 का सेल किया तो 100 रुपए। इस तरह से मेरा टैक्स बढ़ता चला जाए। तो जो बिजनेस छोटे हैं, जिनका लेवल कम है, वो आसानी से कम टैक्स जमा करेंगे, जिनका टर्नओवर ज्यादा है वो ज्यादा जमा करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन की इच्छा के ऊपर कि वो रेगुलर स्कीम में रहना चाहता है या कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहता है। कंपोजिशन स्कीम उनके ऑप्शन के लिए बनाया गया, सुविधा के लिए। अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो वो भी वो रेगुलर में आ सकते हैं। रेगुलर में आने पर रेगुलर का नियम लागू हो जाता है। सेकंड चीज, ये तो हो गई बात किसकी, टर्नओवर की। सेकंड चीज समझें, ऐसे डीलर ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना तो टैक्स इनवॉइस करने की जरूरत होती है। ऐसे डीलर को ना तो अपना रिकॉर्ड डिटेल में मेंटेन करने की जरूरत है और ना ही टैक्स इनवॉइस करने की जरूरत है। डिटेल रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि एक एक बिल की एंट्री, ये सारी चीज आवश्यक। रूल्स और प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ना ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और ना ही सेल्स और परचेज का इनवॉइस वाइज रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सेकंड, तीसरा पॉइंट है, ऐसे डीलर को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, यानी 3 महीने में एक बार। ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होती। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी वह अमाउंट है जो गुड्स को परचेज करते समय हम टैक्स पे करते हैं, वह अमाउंट हमारा आईटीसी कहलाता है। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे डीलर हमारे टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते ना। तो टैक्स क्या क्या चीजें फिर समझिए। ऐसे डीलर, हमारा फर्स्ट चीज क्या है, टैक्स कलेक्शन करने का इनको राइट्स नहीं दिया गया है। सेकंड चीज, ऐसे डीलर को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे डीलर क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करेंगे। चौथी चीज, इनको डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और पांचवी चीज, ऐसे डीलर्स का टर्नओवर का सिर्फ 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग का टॉपिक क्या था, हम लोग का टॉपिक था कंपोजिशन डीलर के बारे में जानने के लिए। रेगुलर डीलर के बारे में भी जान लेते हैं, टॉपिक यहाँ पर आज फाइनल हो जाए। चलिए रेगुलर डीलर के बारे में भी समझते हैं। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीड टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली रूप से जमा करना होता है। ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। वो फार्मूला क्या है, जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी पेबल मतलब जो टैक्स को पे करना है, टैक्स लायबिलिटी का मतलब जितना टैक्स ने कलेक्ट कर रखा है, और आईटीसी का मतलब जितना टैक्स ने गुड्स को परचेज करते समय ऑलरेडी पे कर रखा है। ठीक है, तो चलिए दोनों चीज स्कीम का कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों का प्रोसेस क्या है। ये दोनों स्कीम कैसे पैरेलल वर्क करती हैं, उनका प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। अब आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसमें हमने दोनों चीजों को कंपेयर करके रखा है। व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। रेगुलर और कंपोजिशन के बीच में कंपेयर कैसे करना है, कैसे इन दोनों को एक साथ स्टडी करना है, वह चीज हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोजिशन डीलर, इनका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है और रेगुलर डीलर का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। ये दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो परचेज। परचेज कितना,
25,000 रुपए। एक एग्जाम्पल माना है कि कंपोजिशन डीलर ने 25,000 रुपए का गुड्स अपने बायर सप्लायर के यहाँ से खरीदा, इस पर 5% जीएसटी था, तो टैक्स कितना हो गया 1250 रुपए। अब कंपोजिशन डीलर को कॉस्ट कितनी देनी पड़ी 25,000 प्लस 1250 यानी 26,250 रुपए की। अच्छा, इस डीलर ने ये सोचा, अपना माइंड सेट कर रखा है कि मैं 10% मार्जिन लेकर बिजनेस करूंगा। अगर इस फोन को मैंने 100 रुपए में खरीदा है तो मैं 10% मार्जिन लेने का मतलब ये हुआ कि 110 रुपए मैंने इसको बेच दूंगा। ऐसा कुछ रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर ने अपना प्लान सेट कर रखा है। तो जब इसका 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2625 रुपए। तो ये इसका क्या हो गया मार्जिन हो गया कितना 2625 रुपए। अब सेल्स का क्या प्राइस क्या होगा डीलर की कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो डीलर की कॉस्ट कितनी थी 26,250 प्लस मार्जिन कितना हो गया 2625 रुपए। इन दोनों को जोड़ दिया तो 28,875 रुपए में इसने क्या किया सेल कर दिया। अब चूंकि नियम ये कहता है कि कंपोजिशन डीलर हमारा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, कंपोजिशन डीलर हमारा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का अमाउंट जो है बिल्कुल 0 रखा गया है। अब जो कस्टमर का फाइनल प्राइस आएगा वो प्राइस कितना आएगा 28,875 रुपए। कैसे 28,875 ये हो गया, टैक्स इस पर कुछ लगाना नहीं है तो इसको जो है ये दोनों जोड़ दिया जाएगा ये। अब इसको टैक्स कितना पे करना है तो नियम क्या कहता है अभी मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन डीलर 1% टैक्स पे करेगा। अब 28,875 रुपए का जब 1% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 288 रुपए और कितना पैसा 75 पैसा 288 रुपए 75 पैसा। जब इसको राउंड अप में आप एडजस्ट करेंगे यानी इसमें 25 पैसा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 289 रुपए। यानी इस ट्रांजेक्शन के लिए कंपोजिशन डीलर को फाइनल टैक्स कितना पे करना पड़ा 289 का 285 रुपए का। चलिए तो ये केस किसका हो गया कंपोजिशन डीलर का। कंपोजिशन डीलर ने 25,000 रुपए का सामान खरीदा, 5% टैक्स दे दिया यानी 1250 रुपए टैक्स दे दिया। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 26,250 रुपए हो गई। मार्जिन इसने कितना ले लिया 2625 रुपए का। अब सेल प्राइस में कितना बना दिया 28,875 रुपए का। जीएसटी कलेक्ट करना नहीं है तो 28,875 उसने कस्टमर को उठा के सेल कर दिया। अब टैक्स कितना देना है 289 रुपए का टैक्स। इतनी चीज माइंड में रखिए और फटाफट स्क्रीन शॉट ले लें। ये सब टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना है, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद हुई है, पढ़ाई नहीं बंद करनी है, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। चलिए सेकंड चीज, अब हम लोगों को देखना है अपने कंपोजिशन डीलर के बारे में। हमारा कंपोजिशन डीलर तो समझ में आ गया, रेगुलर डीलर क्या करता है उसके बारे में समझिए। तो रेगुलर डीलर क्या कर रहा है उसके बारे में देखें। रेगुलर डीलर भी 25,000 रुपए में खरीदा जैसे उसने परचेज किया, यहाँ तक बात दोनों बराबर थी, ये अमाउंट दोनों सेम है। जीएसटी उसको भी 5% देना है, ये भी अमाउंट दोनों तरफ देखें तो सेम है। जितने रुपए में इसकी खरीद पड़ी उतने रुपए में इसकी भी खरीद पड़ जाएगी दोनों को ऐड करने के बाद। ये भी मार्जिन ले रहा कितना 2500 रुपए, यहीं से डिफरेंस है, यहीं से बाबू अंतर शुरू हो गया। अब ये जो रेगुलर डीलर है वो ऐसा यूज करके चलेगा कि मेरी गुड्स की कॉस्ट कितनी है 2500 रुपए, क्योंकि ये जो टैक्स दे रहा है यही टैक्स आईटीसी कहलाती है और यह आईटीसी तो उसको फ्यूचर में उसका जाएगा, उसको गवर्नमेंट को क्लेम कर लेगा, अपने टैक्स के साथ उसको एडजस्टमेंट कर देगा। ये चीज तो आसान है, इजी है। अब देखिए सेल प्राइस, अब सेल प्राइस कितनी आ जाएगी परचेज प्राइस प्लस मार्जिन, तो 26,250 प्लस 25। अब इसमें जो है 25,000 में जब आप जोड़ेंगे 2500 रुपए तो 27,500 रुपए आ जाएगा। अब इस पर ये 5% टैक्स लगाकर सेल करेगा तो ये 1,375 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज समझनी है, पहली चीज तो आईटीसी हो गई 1250 और जीएसटी उस पर लग गया 5% यानी 1,375, ये हो गई उसकी टैक्स लाइबिलिटी। अब नियम ये कहता है क्या कि टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी इक्वल टू टैक्स पेबल। तो जब आप 1,375 में से 1,250 रुपए घटा देंगे तो आपको बचेगा कितना 125 रुपए, यानी यह टैक्स उसको पे करना, यह टैक्स उसको पे करना। सुनना रहा ना। तो ये हो गया कंपेयर स्टडी ऑफ रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन का कंपेयर स्टडी कैसे है वो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहां तक आपको कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएं, क्वेश्चन भेजें। चलिए मैं थोड़ा चीजें और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो रेगुलर वाला बेटर है,
सिर्फ 125 रुपए टैक्स पे कर रहा है और इसको 289 रुपए देना पड़ रहा है ना। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी एक है। देखिए, अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ये 2625 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और इसका मार्जिन कितना है 125 रुपए। इसकी मार्जिन भी तो कम है। और गवर्नमेंट का सीधा सा नियम है, कम कमाओ कम टैक्स जमा करो, ज्यादा कमाओ ज्यादा जमा करो। तो उस नियम का भी यहाँ पर सत्यता से जांच हो सकती है। तो आप लोग क्या करें, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेके उसको सेव कर लें और अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लें। और जितने लोग पैसा पेड करके वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं अलग से कंटेंट ही दे ही रहा हूं। जो फ्री में देख रहे हैं वो ये ना समझे कि फ्री में सारे ट्यूटोरियल उनको उपलब्ध हो जाएंगे। वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म भरें, फिर कंटेंट लें और अच्छे से ट्रेनिंग करें। ठीक है, क्लासेज ऑनलाइन चल रही है, आप कहीं पर भी होंगे तो आपको क्लास उपलब्ध हो जाएगी। बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए और इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये हो गया जीएसटी का नियम, यानी हमने अभी तक 3 चीज कवर किया। एक, टाइप्स ऑफ डीलर, सबसे मेन टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ डीलर। इसमें देखा मैंने रेगुलर डीलर क्या है और कंपोजिशन डीलर क्या है। सेकंड चीज, इन दोनों का कंपेयर स्टडी भी देख लिया। उसके बाद हमें इनवाइसिंग के रूल्स को भी समझ लिया कि टैक्स इनवाइस क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है। तो ये चीजें आपको बेहद ही आसान रहेगी पढ़ाई को। जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक अकाउंटेंसी करने का मतलब ये होता है कि अंधेरे में तीर मारना। मजबूत दोनों चीजें होनी चाहिए, थियरी का भी पोर्शन, जीएसटी का लॉ कानून भी समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिकल का भी पोर्शन मजबूत होना चाहिए। जब ये दोनों हिस्से आपके मजबूत होंगे तब आप एक बेहतर सफल अकाउंटेंट के रूप में अच्छी सैलरी पर जॉब कर सकते हैं या फ्यूचर में अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोनों चीजों की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक शॉर्ट डिवीजन फटाफट देख लेते हैं। क्या अभी तक हमने देखा कि हमारे डीलर 2 प्रकार के हैं, फर्स्ट रेगुलर डीलर, दूसरा कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर की एक अलग नियम है, एक अलग स्कीम है, कंपोजिशन डीलर की एक अलग स्कीम है। और जो मेजर पॉइंट आपको समझना है, मेजर पॉइंट ये समझना है कि रेगुलर डीलर हमारा जो है टैक्स जमा करेगा, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी के नियम से, और कंपोजिशन डीलर हमारा 1% टैक्स जमा करेगा, 1% टैक्स जमा करेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? जी सर, यहां तक क्लियर हो गया। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट भेजें, क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम चलें बिजी के सॉफ्टवेयर पर और इस जो चीज हमने यहाँ पर देखी है उस चीज को एक्चुअली बिजी पर इंप्लीमेंट किया जाए। उम्मीद है आवाज और वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से आ रही होगी। ऑडियो नहीं आ रही तो एक बार एप्स में जाएं और एप्स में जाने के बाद क्वेश्चन मार्क ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके पुनः कनेक्ट करें, वॉइस की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे स्थान का चयन करें जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, सुकून से बैठ के घर पे बैठ के पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो बेनिफिट है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोरोना से भी सेफ्टी है, प्रैक्टिस सेट मिली जा रहा है, फाइल मिली जा रही है, टीम लीवर पे, यूनिडेस्क पे ऑनलाइन सपोर्ट मिल जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। चलिए, तो ये चीजें हो गई। तो ये तो मैंने आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिजी में और इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया मेरा बिजी, और बिजी पे अब हम लोग हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए बिजी। ये क्या है, ये टैक्स इनवाइस। देखिए टैक्स इनवाइस में आप कभी भी देखेंगे तो सीजीएसटी अमाउंट होगा, एसजीएसटी का अमाउंट भी होगा। और जब आप बिल ऑफ सप्लाई को देखेंगे तो वहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई अमाउंट नहीं होगा, इनवाइस आपकी सीधी बनेगी। एक्सेशन कोड यहाँ पर भी होगा, क्वांटिटी यहाँ पर भी होगा, रेट यहाँ पर भी होगा। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का इनवाइस आपके सामने आ जाए, इस तरीके का इनवाइस जिसमें ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा हो, यहाँ पर कोई गुड्स दिया हो, प्राइस दिया हो, लेकिन टैक्स ना दिया हो, देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी सब अमाउंट जीरो, टैक्स रेट एग्जाम, उसकी एंट्री अपने बिजी में कैसे करेंगे, उसका क्या सिस्टम है, वो चीज हम लोग को प्रैक्टिकली अब समझना है। तो ये एक इनवाइस है, ये इनवाइस है हमारी 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल में हमने आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड से टैली की एसी की बुक खरीदी। हम जानते हैं कि इस बुक पर जो एसेशन कोड है वो 4901 है और इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। हमें इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है, हमें इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है।
चलिए तो बीजी पर आते हैं। बीजी पर आने के बाद सबसे पहले कीबोर्ड से अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं। जैसे कीबोर्ड में आप अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे, आप जीएसटी के सीरीज में आ जाएंगे, डेट डाल देंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग कल सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है LGST एग्जाम। टर्निंग पॉइंट करें कॉपी पर LGST एग्जाम। आज की क्लास के प्रैक्टिकल के लिए आपको LGST एग्जेम्प्ट समझना है। एग्जेम्प्ट का मतलब एक ऐसी चीज जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू नहीं होता, वह चीज मेरिट कहलाती है एग्जेम्प्ट। तो टैक्स एग्जेम्प्ट अब हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हम पुनः आ जाते हैं पार्टी नेम में। पार्टी नेम में अब हमने परचेज कहां से किया? आशुतोष शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पर हमें सेलेक्ट क्या करना है? इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। और इस इंटर करने के बाद फिर हम स्पेस बार दबाएंगे और फिर हमको बनानी है यहाँ पर बुक का स्टॉक आइटम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनवाइस हमारी क्या है। तो F3 बटन हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया। कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करते ही हमारे सामने एक स्क्रीन आएगा और यहाँ पर हम बनाएंगे टैली ACE बुक। ठीक है, चूंकि एक प्रकार की बुक है तो मुझे इसका ग्रुप बुक रखना चाहिए ना। तो मैं F3 बटन फिर दबाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या? बुक। B फॉर बुक, बुक मीन्स किताब। और ये प्राइमरी यस कर दिया, HSN कोड यस कर दिया। HSN कोड देख लेते हैं बिल में HSN कोड कितना दे रखा है। बिल में HSN कोड जो दे रखा है वो 4901 दे रखा है। तो हम यहाँ पर HSN कोड भर देंगे 4901 का। इसके भरने के बाद स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन पे आएंगे, यस आएंगे और इस बार सेलेक्ट कर लेंगे क्या? एग्जेम्प्ट। तो आपको एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर मिल गया कि आपको सब चीज तो ऐसे करनी है, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक हम 18, 12, 5% सेलेक्ट करते थे, अब वहां पर हमें सेलेक्ट करना रहेगा कितना? एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना रहेगा। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब किताब किसमें खरीद के लाएंगे बताइए? पीसेज में तो आएगा। ऐसा तो कहेंगे नहीं 2 लीटर किताब चाहिए। बताइए, 2 लीटर किताब तो लगेगा नहीं, 2 फुट किताब तो लगेगा नहीं। किताब आएगा किसमें? पीसेज में आएगा। उसको नंबर से बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लेना है और कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ग्रुप में मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। सीधे सेव करके यस कर लेंगे। यस करने के बाद अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी 200 पीस और प्राइस 500 रुपए। सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। 200 प्राइस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रेट भर दिया 500 रुपए। 1000 का बिल बनके तैयार। अब यहाँ पर टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए आप देखें यहाँ तो यहाँ पर अप्लाई टैक्स का आइकन भी गायब। अब यहाँ आप F4 बटन दबाते रहें, लेकिन आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको सिंपल सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बिल नंबर भरना है। बिल नंबर आप एक बार देख लें किस इनवॉइस में बिल नंबर आपका कितना है। तो बिल नंबर आपका है टैक्स 007 और इस बिल नंबर को आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दें या तो फिर आप बैठकर टाइप कर डालें। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर परफेक्ट होंगे। चलिए अब ये हो गए इनवॉइस की एंट्री। अब इसका अगर आप प्रिंट आउट देखें तो हम इसमें परचेज में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। बाय डिफॉल्ट लास्ट रिकॉर्ड उठा लेता है, तो मैंने इंटर कर दिया मॉडिफाई में। अब ये बिल हमारे सामने ओपन हो गया। ओपन करने के बाद हम यहाँ से प्रिंट करेंगे और परचेज इनवॉइस में जाएंगे और जो इसका प्रीव्यू एक बार चेक करेंगे ना तो ये हमको दिखेगा बिल ऑफ सप्लाई में। देखें आया समझे? देखिए यहाँ बिल ऑफ सप्लाई आया। इसके पहले क्या आता था? टैक्स इनवॉइस। अब क्या आ रहा है? बिल ऑफ सप्लाई। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया तो पूछेगा, दोबारा बता दें। ठीक है, तो अब 2 मिनट का समय आप लोगों के साथ दे रहे हैं। कंपनी को मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि बताएं क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया है। अभी तक हम लोग परचेज की 9 एंट्री कर चुके हैं। परचेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारा स्टडी मटेरियल आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। आप उस स्टडी मटेरियल के हिसाब से प्रैक्टिस करें।
आज इस नोट्स मैंने पढ़ाया है उस नोट्स का पीडीएफ भी आपके साथ जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मन लगा कर पढ़ाई करें, कोरोना से दूर रहें, ज्यादा घूमे टहले मत, ठीक है। इससे बीच एक बच्चे का कोई क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आंचल सिंह का क्वेश्चन कर रहे हैं, रिपीट कर दीजिएगा सर। ओके, क्या रिपीट करें? पूरी क्लास रिपीट कर दें या कोई एक दो टॉपिक? टॉपिक बताइए क्या रिपीट करना है। टॉपिक बताएं कि रिपीट क्या करना है, कौन सा टॉपिक? आइटम ग्रुप, ओके। और कुछ रिपीट करना है? चलिए सीखते हैं आइटम ग्रुप के बारे में। आइटम ग्रुप के बारे में सीखते हैं। आइटम ग्रुप क्या है वो चीज समझिए। आइटम ग्रुप में क्या चीज है वो चीज समझें। एक प्रकार की आइटम को एक ग्रुप में रखने के लिए आइटम ग्रुप का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना। किताब बहुत प्रकार की है, जीके की किताब है, हिंदी किताब है, इंग्लिश की किताब है, कंप्यूटर किताब, कंप्यूटर में बहुत प्रकार की किताब है, ट्रिपल सी की है, टैली की है, बीजी की है, ओ लेवल है, ए लेवल है, तमाम प्रकार की किताब की दुकान अगर आप खोलेंगे तो सब सामान आपको रखना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग। अगर आप टैक्स लगाएंगे तो बार बार लगाना पड़ेगा। एक बार टैली की किताब पे टैक्स लगा दिए, एचएसएन कोड भर दिए, एक बार बीजी पर लगा दिए, एक बार ओ लेवल पर लगा दिए, ए लेवल बना, तो चीजें क्या रहेंगी? कॉम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किया गया कि आपका काम आसान हो, ना कि कठिन। समझ रहे ना? तो ऐसी कंडीशन में ये सबसे मैंडेटरी है, सबसे आवश्यक है कि आप एक ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप आपने बुक का बना दिया, उस बुक के भीतर जितने भी बुक हैं सबका जिसका एचएसएन कोड मैच कर रहा है उस बुक से सारे बुक को उठाकर उसके भीतर डाल दिया। जिसका जीएसटी का परसेंटेज एचएसएन कोड मैच कर रहा है उसमें आप लगाते जाएं, रखते जाएं। तो आप सिर्फ बुक पर अपना टैक्स लगाएंगे, बाकी चीजों पर अपने आप लग जाएगा। सीमेंट की बात करें, सीमेंट का ग्रुप बनाया, जितने कंपनी का सीमेंट आता है, एसीसी का, अंबुजा का, अल्ट्राटेक का, सबका सीमेंट उसके भीतर रखते चले गए। 10 किलो का बोरी है, 20 किलो का है, 50 किलो का है, कितना भी टन का है, सबको उसके भीतर रखते चले गए। क्लियर है? तो ग्रुप बनाने से यही फायदा होता है। चलो ग्रुप का एक बार हम और बता दे रहे हैं, शायद आपको ना समझ में आया हो। व्हाट इज आइटम ग्रुप? आइटम ग्रुप बहुत ही आसान चीज है समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हमने अपनी कंपनी फटाफट ओपन कर ली, राम जी का नाम लेकर कंपनी ओपन कर लिया, इसी बहाने राम का नाम आएगा पाप करना। चलिए कंपनी ओपन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, मास्टर में आ गए, आइटम ग्रुप में आ गए। आइटम ग्रुप में आने के बाद कोई भी नया ग्रुप बनाना है। मान लीजिए मेरी कंप्यूटर की दुकान है तो मैंने इसको किसका बना दिया, ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया, और ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने एक ग्रुप बना दिया कंप्यूटर, और इस ग्रुप को मैंने प्राइमरी बना दिया। प्राइमरी मतलब मेन, ये किसी के अंडर में नहीं। यस कर दिया, कोड डाल दिया, कैटेगरी डाल दिया, 18% सेव कर दिया। अब इसके बाद अगर हम कोई भी आइटम यहाँ पर बनाए ऐड, मैंने लिख दिया डेल लैपटॉप कोर i3, ठीक है। जितना डिटेल है सब भर दिया। भरने के बाद जैसे आप देखें कि हम इसको कंप्यूटर के भीतर रख रहे हैं, ये यहाँ पर एचएसएन कोड और टैक्स परसेंटेज अपने आप उठा जा रहा है। काम आपका आसान हो गया, नहीं तो आप फिर हर बार एचएसएन कोड भरते। हजारों प्रकार के आइटम है, आइटम पर टैक्स लगाते लगाते दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पीछे सेलेक्ट कर लिया, पीछे सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अप्रूव सेव कर दिया, बात खत्म। तो आइटम ग्रुप बनाने से ये बेनिफिट हुआ। सर जी वीडियो नहीं चल रहा है, अभी बता रहे वीडियो नहीं चल रहा है, क्लास तो चल ही रही है।
देखो तुम बाबू नेटवर्क का इशू है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त करें। रिकॉर्डिंग आपके साथ उपलब्ध रहेगी, आप उस रिकॉर्डिंग को देखें, पढ़ें, डाउनलोड करें, समझें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को आज शाम 6 बजे से 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सॉल्व करें। अब सिस्टम ये बनाया गया है कि क्लास चलेगी 10 से 11 12 बजे तक, जब तक क्लास चलनी चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं जो पीडीएफ फाइल है जिससे प्रैक्टिकल करना है वो मैं भेज दे रहा हूँ। लिंक मैं आपको 1-1.5 घंटे में जब अपलोड हो जाती है वीडियो तब शेयर कर दे रहा हूँ। आप दिन भर उसका प्रैक्टिस करें, थियरी की चीजों को पढ़ें, जो चीज अच्छी लगे उसको कॉपी पर नोट करें, थियरी को कॉपी पर नोट करें, प्रैक्टिकल को कंप्यूटर पे करें, अपना एक सेल्फ नोट्स बनाएं। दूसरी चीज, नोट्स बनाने के बाद ऐसा नहीं कि हमने पीडीएफ बनाकर दे दिया, आप डाउनलोड करके अपने फोन के फाइल मैनेजर में स्टोर करके रख लिए, अब उसको न देखने जा रहे हैं न पढ़ने जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसा नोट बनाने का, बताइए। अरे उसको देखें, उसकी चीजें अच्छी लगे, पढ़ें, समझें और सर्च करें। तो टाइम टेबल क्या बनाया गया है कि 11-12 बजे तक तो आपकी क्लास चलती रहती है। आज नेटवर्क स्लो था, बहुत लेट शुरू हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग आपके साथ 2-3 बजे तक शेयर कर दी जाएगी, इनवाइस तुरंत दे दिया जाएगा। और शाम को जो सपोर्ट का टाइम रहेगा वो शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। आज दिन में जितना प्रैक्टिकल करेंगे वो सारी समस्या आज शाम को डिस्कस करेंगे। जो सपोर्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के साथ एनीडेस्क सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। आप देखें, वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया, एनीडेस्क कैसे इंस्टॉल करना है, लिंक भी शेयर किया गया, एनीडेस्क इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फिर एनीडेस्क की आईडी आप शेयर करें, शेयर करने के बाद ऑनलाइन सपोर्ट जो भी दिक्कत है। अच्छा, एनीडेस्क में दिक्कत और आ रही है, आप लोग उसी फोन से चलाते हैं, उसी फोन से बात करते हैं, तो जिससे नेट चले उससे कंप्यूटर कनेक्ट कर लीजिए और कॉल आप किसी दूसरे नंबर से कर दें, किसी का नंबर पा जाए घर में, उससे फोन करते हैं और बात करें। क्योंकि जब आप फोन पे बात करते रहेंगे और सामने स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इस लॉकडाउन को यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाए। तो बस आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, बाय बाय।